नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज हम अशोक चल्ल के आक्रमण की। अगर हम अशोक चल्ल के आक्रमण की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड क्षेत्र पर इसका आक्रमण रहा। ठीक है दोस्तों, बात करें तो गोपेश्वर बाड़ाहाट के जो गोपेश्वर और बाड़ाहाट का जो आपके त्रिशूल लेख हैं, उनके त्रिशूल लेखों पर इसका जो विवरण है वो अंकित है। ठीक है दोस्तों, बात करें तो नेपाली वंशावलियों के अनुसार, ठीक है दोस्तों, नेपाल नरेश जयभद्रपाल का 5वां वंशधर है। ठीक है, ये कौन सा वंशधर था? 5वां वंशधर। मूल रूप में ये जो था वो बैतडी डोटी में शासन करता था। ठीक है, मूल रूप से ये कहाँ शासन करता था? मूल रूप से ये बैतडी डोटी में शासन करता था। ठीक है दोस्तों, ये जो अनुयायी था ये बौद्ध धर्म और महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो प्रश्न बन जाते हैं कि ये मूल रूप से कहाँ कहाँ का शासन करता था? तो मूल रूप से ये बैतडी डोटी में शासन करता था और ये बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और ये जो है नेपाली वंशावलियों के अनुसार नेपाल नरेश जयभद्रपाल का 5वां वंशधर था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो युद्ध काल रहा वो 1191 से 1209 तक इस क्षेत्र में रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंद्रदेव रजवार की। अगर हम इंद्रदेव रजवार की बात कर रहे हैं तो 1191 में अशोक चल के आक्रमण के बाद इसने शासन संभाला था। अशोक चल ने जब आक्रमण किया था तो अशोक चल के आक्रमण करने के बाद अशोक चल के अधीन होकर इसने शासन को संभाला था। ठीक है दोस्तों, और लोक गाथाओं में इसे इलड़ देव भी कहा जाता है। इंद्रदेव को लोक गाथाओं में क्या कहा जाता है? इलड़ देव। ठीक है, इसने अशोक चल के अधीन शासन प्रारंभ कर दिया था और इस इंद्रदेव के बाद क्रमशः विजय पाल देव, महीपाल सिंह, लक्ष्मण पाल देव, चंद्रदेव, त्रिलोकपाल देव, निरंजन देव इत्यादि शासकों ने बैजनाथ में शासन किया। ठीक है दोस्तों, इसका वर्णन जागरों एवं खंडित शिलाओं से मिलता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पाली द्वाराहाट शाखा की। अगर हम पाली द्वाराहाट शाखा की बात करें तो प्रारंभ में मुख्यालय जो था इसका बैजनाथ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ था? बैजनाथ था। किंतु परंतु संभवतया राजनैतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर मांडलिक शासकों ने स्वतंत्र व्यवहार प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसके बाद इस वंश के शासकों की वंशावली जागरों के माध्यम से निम्न ज्ञात होती है। ठीक है दोस्तों, हमें इसकी जो जानकारी है वो जागरों के माध्यम से ज्ञात होती है, जो कि निम्न प्रकार से ज्ञात होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गुर्जर देव की। अगर हम गुर्जर देव की बात करें तो शिव प्रसाद डबराल के चारण के अनुसार इसका शासन 1252 से 1290 तक का माना गया है लगभग। ठीक है, इसने गुर्जर देवपाल नामक मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, और वह मंदिर जो था वो द्वाराहाट में स्थापित है अभी भी। यह शासक जो था वो कला का प्रिय था। तो उसमें कई सारे प्रश्न बन गए कि जो गुर्जर देव था, गुर्जर देव ने किस मंदिर को बनवाया? तो गुर्जर देव ने गुर्जर देवाल नाम का मंदिर बनवाया। ठीक है, और इसका मंदिर कहाँ है? इसका मंदिर द्वाराहाट में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अर्जुन देव की। अगर हम अर्जुन देव की बात करें तो डबराल के अनुसार इसने दानपुर के खसों को शक्तिहीन करने के उद्देश्य से स्थायी राजधानी द्वाराहाट बनाई थी। इसने 1307 तक शासन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, बात करते हैं रतन देव की। अगर हम रतन देव की बात करें
तो माना जाता है कि जो रतन देव नरेश हैं, ये नरेश का कोई भी उपलब्ध जो साक्ष्य है, जो अभिलेख है, वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है। इसने गुर्जर देवल के समीप रतन देवल मंदिर का निर्माण करवाया था। बस इस मंदिर के आधार पर ही इस राजा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सुजान देव की। अगर हम सुजान देव की बात करें दोस्तों, तो गजब राय का पुत्र था ये। ठीक है, सुजान देव। और इसे लोक गाथा में नरपीथा पुत्र या गजपीथा कहा गया है। ठीक है दोस्तों। इसी शासक ने गंगोली हाट नामक नगर को बसाया था। अगर प्रश्न बन जाता है कि गंगोली हाट नगर को किस राजा ने बसाया, तो वो सुजान देव ने बसाया था। ठीक है। कौन से कत्यूरी राजा ने बसाया था? तो सुजान देव ने बसाया था, जो कि गजब राय का पुत्र था। ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रीतम देव की। प्रीतम देव की बात करें दोस्तों, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रीतम देव थे वो जिया रानी के पति थे। ठीक है दोस्तों। और ये सुजान देव के अनुज थे। ठीक है दोस्तों। कत्यूरी गाथाओं में इसने रानीबाग नामक स्थान पर तुर्कों को परास्त किया था। इसे गाथाओं में ही पृथ्वी रंजन या पृथ्वीपाल कहा जाता है। मदन चंद भट्ट के अनुसार पिथौरागढ़ में किले का निर्माण भी इन्हीं राजा ने किया था। और मौला दे या जिया रानी इसकी रानी थी। जिया रानी ने ही रानी बाग को बसाया था। यहाँ जिया रानी का मेला भी लगता है। जिया रानी की बात आ गई तो दोस्तों, एक जिया रानी पर छोटी सी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, अगर जिया रानी की बात आई है तो जिया रानी का नाम जो था, वास्तविक नाम जो था जिया रानी का, वो था दोस्तों मौला देवी। ठीक है। जो कि हरिद्वार मायापुर के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों। सन 1192 की बात है। सन 1192 में देश में तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था, मगर उसके बाद भी किसी तरह 2 शताब्दी तक हरिद्वार में पुंडीर राज्य बना रहा दोस्तों। ठीक है। पुंडीर राज्य बना रहा दोस्तों। पुंडीर राज के बाद भी यहाँ तुर्कों के हमले बने रहे। ना सिर्फ हरिद्वार बल्कि उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं पिथौरागढ़ के कत्यूरी राजा प्रीतम देव, ठीक है दोस्तों, प्रीतम देव ने हरिद्वार के राजा अमरपाल, ठीक है दोस्तों, कौन? अमरपाल की सहायता के लिए अपने भतीजे ब्रह्मदेव को बुलाया। ठीक है दोस्तों, किसको बुलाया? ब्रह्मदेव को। और उससे कहा कि ब्रह्मदेव को सेना के साथ सहायता करने के लिए भेज दिया। किसकी? अमरपाल की। ठीक है। अमरपाल कौन थे? अमरपाल जो थे वो मौला देवी के पापा थे। ठीक है। ये इनकी बेटी थी और ये इनके पिता थे। सहायता करने के लिए भेज दिया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? जिसके बाद राजा अमरदेव पुंडीर ने अपनी पुत्री मौला देवी की शादी जो थी वो कत्यूरी राजवंश के राजा प्रीतम देव से कर दी। ठीक है दोस्तों, किससे कर दी? प्रीतम देव, जिनका नाम प्रीतम देव भी है और इन्हें उर्फ पृथ्वी रंजन या फिर पृथ्वीपाल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ? उस समय जो था दिल्ली में मुगलों जो दिल्ली है, दिल्ली में तुगलक वंश का शासन हो चुका था। ठीक है दोस्तों, किसका शासन हो चुका था? तुगलक वंश का। और मध्य एशिया के लुटेरे जो थे, मध्य एशिया के लुटेरे शासक तैमूर लंग ने भारत की महान समृद्धि और वैभव के बारे में बहुत बातें सुनी थीं। भारत की दौलत लूटने के मकसद से ही उसने आक्रमण करने की योजना बनाई थी। इस दौरान दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के निर्बल वंशज होने के कारण, ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक के निर्बल वंशज होने के शासन के कारण इसका फ़ायदा जो था वो इन्होंने उठाया। किसने? तैमूर ने। ठीक है। तैमूर लंग ने उठाया और भारत पे इसने चढ़ाई कर दी। ठीक है। फिर क्या हुआ? वर्ष 1398 में दोस्तों, लगभग वर्ष 1398 की बात है कि समरकंद का यह लुटेरा शासक तैमूर लंग जो है मेरठ को लूटने के और रौंदने के बाद हरिद्वार की ओर बढ़ चला। ठीक है दोस्तों, कहाँ बढ़ चला? हरिद्वार की ओर।
अब ये हरिद्वार की ओर बढ़ चला दोस्तों, तो चिंता करने का तो विषय था ही। उस समय जो था, उस समय वहाँ वत्सराज देव पुंडीर शासन कर रहे थे। ठीक है, कौन शासन कर रहे थे? जब तैमूर ने हरिद्वार पर चढ़ाई चालू कर दी, तो वहाँ पर उस समय जो थे वो थे वत्स राज देव पुंडीर। ठीक है, ये शासन कर रहे थे। उन्होंने वीरता से तैमूर का सामना किया। ठीक है, इन्होंने बेचारों ने पूरी ताकत लगा दी और बहुत वीरता से इन्होंने वहाँ पे सामना किया, मगर शत्रु सेना की विशाल संख्या के आगे उन्हें बेचारों को अपने घर का मतलब उनका सामना नहीं कर पाए और वहाँ से उन्हें भागना पड़ा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उत्तर भारत में गंगा यमुना रामगंगा के क्षेत्रों में तुर्कों का राज स्थापित हो चुका था। ठीक है दोस्तों, उत्तर भारत में गंगा और जमुना और रामगंगा। ठीक है दोस्तों, इन पर जो था तुर्कों का राज स्थापित हो चुका था और इन लुटेरों को रोहिलीखंडी भी कहा जाता था। रोहिले राज्य विस्तार पर लूटपाट के इरादे से पर्वतों की गोला नदी के किनारे बढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, उस समय ये कहाँ बढ़ रहे थे? गोला नदी के किनारे बढ़ रहे थे। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो जिया रानी थी, मतलब मौला देवी जो थी, इनका जो विवाह हुआ था वो प्रीतम देव के साथ जबरदस्ती हुआ था। इनके पिता ने इनकी शादी जबरदस्ती प्रीतम देव से कर दी थी। इन्हें प्रीतम देव पसंद नहीं थे, इस वजह से इनके बहुत सारे मतलब झगड़े होते थे और मनमुटाव था इनका। और उसी मनमुटाव के कारण ये अपने 2 पुत्रों को लेकर कुमाऊं के हल्द्वानी के पास एक रानी बाग जगह है, वहाँ पर आ गई थी। उस रानी बाग का निर्माण भी कहा जाता है कि यह जिया रानी ने ही किया था। ठीक है दोस्तों, ये वहाँ पे अपने पुत्रों के साथ वहाँ पर रह रही थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये वहाँ पर चित्रेश्वर देवता के दर्शन करने आई थी। ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं। ठीक है दोस्तों, तो माना जाता है कि इस दौरान जब ये कुमाऊं में थी, ठीक है, जब ये कुमाऊं के हल्द्वानी के रानी बाग पर में थी, उसी दौरान जो था हरिद्वार के क्षेत्र में भयानक नरसंहार किया गया। जबरन बड़े स्तर पर मत परिवर्तन हुआ और तत्कालीन पुंडीर राजा परिवार को भी उत्तराखंड के नकौट क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी। ठीक है दोस्तों, कहाँ लेनी पड़ी? इनके मायके वालों को नकौट क्षेत्र में जाकर अपनी शरण लेनी पड़ी। पुंडीर परिवार जो था पूरा बेचारा हार गया और उसे अपना घर छोड़ना पड़ा और अपना जो शरण लेनी पड़ी उसे दूसरों की लेनी पड़ी नकौट क्षेत्र में जाकर। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इनके जो वंशज हैं वो आज भी वहाँ रहते हैं नकौट में और उनको मखलौक पुंडीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज वर्तमान में उन्हें किस नाम जाना जाता है? मखलोग पुंडरी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। लुटेरे तैमूर ने एक टुकड़ी आगे पहाड़ी राज्यों पर हमला करने के लिए भेज दी। ठीक है दोस्तों, जब ये तैमूर जो था, लुटेरे तैमूर ने एक टुकड़ी आगे पहाड़ी राज्यों पर भेजी। ठीक है दोस्तों, जो हमला हेतु भेजी थी उसने हमला करने के लिए। और हमला जब ये सूचना जिया रानी को मिली हमले की, तो उन्होंने फौरन इसका सामना करने के लिए कुमाऊं के राजपूतों को एक सेना की टुकड़ी गठन करने के लिए बोला। ठीक है, और तैमूर की सेना और जिया रानी की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ दोस्तों, जिसमें कि तुर्क सेना की जबरदस्त हार हो गई। और इसके बाद इस विजय के बाद जिया रानी के सैनिक बिल्कुल निश्चिंत हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जो अतिरिक्त मुस्लिम थे, ठीक है दोस्तों, अतिरिक्त मुस्लिम सेना वहाँ पर आ पहुँची और इस हमले में जिया रानी की हार हो गई बेचारी की। ठीक है, जिया रानी की हार हो गई क्योंकि वो बहुत खूबसूरत महिला थी, इसलिए हमलावर उसके पीछे पड़ गए। और क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी, तो वो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए एक गुफा में जाकर छिप गई। अब क्या हुआ दोस्तों? अब इसकी सूचना जो है प्रीतम देव को मिली। प्रीतम देव का मनमुटाव चल रहा था अपनी बीवी के साथ। ठीक है, लेकिन फिर भी बेचारे अपनी बीवी को बचाने के लिए आ गए
और उनमुटाव को अलग हटाया और वो स्वयं सेना लेकर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने मुस्लिम सेनाओं को के साथ युद्ध करा और उन हमलावरों को मारकर वहाँ से भगा दिया और मना मुनु के अपनी पत्नी जिया रानी को अपने घर ले आए। ठीक है दोस्तों, मतलब पिथौरागढ़ ले आए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ समय के बाद कहा जाता है कि जो ये प्रीतम देव थे इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रीतम देव की आयु जिया रानी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी और प्रीतम देव की कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई और इसके बाद इनका जो पुत्र था धामदेव वो गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे धामदेव की। चलिए दोस्तों, धामदेव की बात करें तो धामदेव प्रीतम देव या जिया रानी का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, किसका? प्रीतम देव का और जिया रानी का पुत्र था। इसे गाथाओं में दूल्हा धाम या दोला शाह नाम से भी बुलाया जाता है। इसके पुत्र मालू शाह एवं राजुला की प्रेम कथा विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मालू शाह गद्दी पर बैठा किंतु इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि प्रीतम देव की मृत्यु के बाद गद्दी पे राम धामदेव को बिठाया था और धामदेव की आयु बहुत ही कम थी दोस्तों। उस समय वो उन्हें गद्दी पे तो बिठाया था लेकिन पूरे गद्दी पे जो प्रभाव था वो था जिया रानी का और जिया रानी ने बहुत लंबे समय तक शासन संभाला। उसके बाद इन्हें राजमाता के पद पर बैठा दिया गया। ठीक है, ये राजमाता थी और उस समय शायद राजमाता को उस समय जो राजमाता थी राजमाता को उस समय जिया बुलाया जाता था। ठीक है, और शायद कुछ लोगों का कहना है, कुछ इतिहासों का मत है कि जो जिया रानी हैं उनका नाम जिया रानी शायद इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो राजमाता थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तम देव की। अगर हम उत्तम देव की बात करें दोस्तों तो सारंग देव का पुत्र था ये। ठीक है दोस्तों, उत्तम देव जो है वो सारंग देव का पुत्र था और ये गढ़वाली राजाओं में इसे ऊदी रोत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, गाथाओं के अनुसार ये सलाड़ की मालगुजारी के समय मारा गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मदन चंद भट्ट के अनुसार खैरागढ़ युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों बात करते हैं बिरम देव की। अगर हम बिरम देव की बात करें दोस्तों तो सारंग देव का दूसरा पुत्र था जिसका नाम था बिरमदेव या फिर ब्रह्मदेव। ठीक है, इसे बिरमदेव भी कहा जाता था और इसे ब्रह्मदेव भी कहा जाता था। सुना जाता है कि ये बहुत ही अत्याचारी राजा था। ठीक है, यह अंतिम प्रभावशाली शासक था और तिले धारू बोला कहावत बार बार बोलना इसका संबंध है, इससे इसका संबंध था। ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही अत्याचारी शासक था और इसके समय पे सुंदर स्त्रियां रास्ते पे चल नहीं सकती थी और ऐसा बोला जाता है कि इसने कभी किसी बकरी को मोटा होने नहीं दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं हरूष सैम की। हरूष सैम की बात करें तो गाथाओं के अनुसार इसका ऐतिहासिक नाम जो था वो था हरि सिंह। ठीक है, कुमाऊं में इसे वीर भड़ देवता के रूप में अभी भी पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो हरूष सैम है, अगर प्रश्न बन जाता है कि वीर भड़ देवता के रूप में अभी भी कुमाऊं में कौन पूजा जाता है तो वो हरूष सैम या फिर हरि सिंह है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोरिल की। अगर हम गोरिल की बात करें तो गोरिल चंपागढ़ के झालू राय अथवा हाल राय का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है पैदाइशी नाम है वो है धुमाकोट। इसका पैदाइशी नाम क्या था दोस्तों? धुमाकोट। प्रश्न बन जाता है कि गोरिल का जो नाम है वो क्या है पैदाइशी, तो धुमाकोट है, या धुमाकोट का नाम क्या है तो वो गोरिल है। ठीक है, यह भी न्याय के देवता के रूप में कुमाऊं में पूजे जाते हैं। ये गोरिल है, ये भी न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इन्हें भी न्याय के नाम से जाना जाता है और ये न्याय के बहुत बड़े वो थे, राजा थे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अस्कोट शाखा की। अगर हम अस्कोट शाखा की बात करें दोस्तों तो अस्कोट का अर्थ है 80 कोट। ठीक है, यानी 80 कोट परगना, 80 कोटों का एकीकृत स्वरूप। दोस्तों अगर अस्कोट की बात करें तो अस्कोट राज्य का संस्थापक जो था वो अभय देव था और यह भी बैजनाथ
मूल के कत्यूरी जो सूर्यवंशी शासक थे उनमें से एक था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब सीरा के मल्ल। ठीक है, मल्ल एक राजवंश था, उसके बारे में बात करते हैं। जो सीरा के मल्ल हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अगर सीरा के मल्ल के बारे में हम बात करें तो एटकिंसन के अनुसार डोटी सागा के शासक, इस वंश का डोटी में प्रथम शासक जो था वो शालिवाहन देव था। ठीक है दोस्तों, मल्ल राजा मूलतः नेपाल के थे। ये जो मल्ल थे ये लोग मूलतः जो मूल निवासी थे ये लोग नेपाल के थे। ठीक है, मल्लों का प्रथम विवरण भगवती सूत्र या फिर बौद्ध ग्रंथ के अगुतर निकाय में मिलता है, जबकि सीरा में रावत नामांत से अधि रावत, भीष्म रावत तथा भक्ति रावत ने 3 पीढ़ियों तक शासन किया था। ठीक है दोस्तों, और इसका विवरण जो है वो किंवदंतियों व जागरों में मिलता है। सीरा में रावत शासकों के बाद मल्ल राजाओं ने शासन किया। ठीक है दोस्तों, सीरा का अर्थ होता है मीठा भोजन या खीर। इस क्षेत्र को पर्वत डोटी का देश या डोटी सीरा भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों इसका नाम दिक्तड़ भी है, जिसे कि वर्तमान में डीडी हाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति है, ऐसा माना जाता है कि दिक्तड़ की जो उत्पत्ति है वो डीडी हाट से हुई है। ठीक है, एक मता अनुसार माने, अगर एक इतिहासकार की माने तो कुमाऊनी भाषा के डांट शब्द से, ठीक है, कुमाऊनी भाषा के डांट शब्द से डीडी हाट की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ की चोटी। ठीक है दोस्तों, और दूसरे इतिहासकार की माने तो फिर दीदी के हाट से डीडी हाट की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सीरा के मल्ल स्वयं को कहते थे राई, रैका और रड़िका। ठीक है, प्रश्न बन जाता है कि सीरा के जो मल्ल शासक थे वो स्वयं को क्या कहते थे, तो वो राई कहते थे, रैका कहते थे और रड़िका कहते थे अपने आप को। सीरा के मल्ल राजवंश का संस्थापक जो था वो था जगत मल्ल। प्रश्न बन जाता है कि सीरा के मल्ल राजवंश का संस्थापक कौन था, तो वो था जगत मल्ल। ठीक है, इस वंश का प्रथम त्यूली गांव भुवानी से प्राप्त ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुआ है, बत्यूली गांव भुवानी के ताम्रपत्र से। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मल्ल शासक आए थे, मल्ल शासकों ने काफ़ी लंबे समय तक उत्तराखंड पर राज्य किया। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। उत्तराखंड में कुछ इस तरह से मल्ल शासक रहे, जैसे कि आपके सबसे पहला शासक था जिसने कि मल्ल राजवंश की स्थापना करी थी, वो था जगत मल्ल। दूसरा था छुरमल, तीसरा था नृपाल देव और चौथा था रिपु मल्ल, फिर था आनंद मल्ल, फिर था बलि नारायण मल्ल, फिर था कल्याण मल्ल, फिर था डुंगरा बसेड़ा, फिर था मदन सिंह बसेड़ा, फिर था राय सिंह बसेड़ा, फिर था राई मल्ल, फिर था शोभा मल्ल और फिर उसके बाद हरि मल्ल। इन 13 शासकों ने हमारे उत्तराखंड राज्य पर शासन किया और कहा जाता है कि काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने हमारे उत्तराखंड पर शासन किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से 3 बसेड़ा शासक चंद राजा भारती चंद के सामंत के रूप में शासक रहे। ठीक है दोस्तों, अगर आगे बात करें तो भारती चंद ने सोर व सीरा को जीतकर यहाँ सामंती डुगरा बसेड़ा को सौंप दी। ठीक है दोस्तों, लगभग बोला जाता है कि जो चंद शासक रुद्रचंद्र ने पुरखू पंत के नेतृत्व में सीरा को जीतकर चंद शासन मिला दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो लगभग माना जाता है कि 223 वर्षों तक सीरा में मल्लों का शासक रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं सोर के बम। ठीक है, सोर के बम, अगर हम सोर के बम बात करें तो वर्तमान राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय इंटर कॉलेज परिसर पिथौरागढ़ को घुड़साल कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों जो संभवतः बमों का अस्तबल था। ठीक है दोस्तों, ये क्या था, संभवतः बमों का अस्तबल था। वर्तमान में पौड़ व पपदेव का क्षेत्र उच्चकोट कहलाता था। उसके बाद बात करें दोस्तों तो इसके ऊपर का टीला बम शासकों का आवास था, उसे उदयपुर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों,
और अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी 3 स्थलों में बटी हुई थी और जो कि थी चंड। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी राजधानी पर। अगर हम इसकी राजधानी पर बात करें तो राजधानी 3 स्थलों में थी। पहली थी आपकी चंडाक, ठीक है, चंडाक देवचुला पहाड़, ठीक है। दूसरी थी पपदेव का डांटा उदयपुर। तीसरी थी बमधौन कुंडा ठुला, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों तो प्रथम राजा जो थे, जो प्रथम राजा थे कराकील बम, ठीक है। इसका जो प्रथम राजा था वो था कराकील बम। इस वंश की जो जानकारी मिलती है, जानकारी उदयपुर का अवशेष रावलपट्टी में हाट गांव में बना एक हथियाना नौला है, जिसे कि इस नौले को हाट का नौला या रानी की नौला भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों तो विजय वम एवं ज्ञानचंद्र का सैलोनी ताम्रपत्र, विजय वम का मसेड़ा ताम्रपत्र इत्यादि यहाँ से मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर मणिकोटी रजवार पर बात करें तो मणिकोटी रजवार के जो प्रथम शासक थे उनका नाम था राजा करमचंद, ठीक है। पृथ्वीराज चंद्र के ताम्रपत्र, रामचंद्र देव का जानवी शिलालेख, इनसे इनकी जानकारी मिलती है दोस्तों। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। उसके बाद भुवनेश्वर लेक, गंगोली हाट, बैजनाथ मंदिर का शिलालेख, इतनी जगह से इनकी जानकारी मिलती है दोस्तों, ठीक है। चंद्र का किरौली ताम्रपत्र 1597 बेरीनाग से प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न बन जाता है कि चंद्र का किरौली ताम्रपत्र जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो वेरीनाग से प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं कत्यूरी साम्राज्य के अंत की। अगर हम कत्यूरी साम्राज्य के अंत की बात करें दोस्तों तो इसका जो अंत हुआ, तो जो इसका अंतिम शासक था जिसका नाम था ब्रह्मदेव, ठीक है, वो बहुत ही अत्याचारी और क्रूर शासक था, ठीक है। इसीलिए एक कारण ये भी था कि शायद इसलिए ही कत्यूरी राजवंश का नाश हो गया। कहावत भी प्रचलित है कि कत्यूरी शासकों ने किसी बकरी को मोटा नहीं होने दिया, सुंदर स्त्री को राह में चलने नहीं दिया। इस तरह के अत्याचारी अत्यधिक क्रूरता पूर्ण शासन के साथ विभिन्न शाखाओं में बंटकर आपस में झगड़ने लगा, ठीक है दोस्तों। जब ये इस तरह का शासक था क्रूरता वाला, तो आपस में ही ये लोग झगड़ने लगे, आपस में ही भिड़ने लगे। और जहाँ पे भी आपस में भिड़ने लगे, जैसे एक परिवार में लोग आपस में ही झगड़ने बिगड़ने लगते हैं तो बाहर के लोग अड़ोसी पड़ोसी भी उसमें घुस जाते हैं और उस परिवार को और छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसी प्रकार से एक राज्य का हाल भी यही होता है कि राज्य में अगर हमारे राज्य में अगर हमारा जो राजा होता है अगर वही इस तरह का हो और क्रूरतापूर्ण हो और वो किसी से बना के ना रखे, तो जो राज्य के लोग होते हैं वही आपस में लड़ने बिगड़ने झगड़ने लगते हैं, जिससे कि दूसरे राज्य के लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। यही कत्यूरी राजाओं के साथ हुआ और कत्यूरियों को बाद में हारना पड़ा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से के अत्यधिक क्रूरतापूर्व शासन के साथ विभिन्न शाखाओं में बंटकर आपस में झगड़ना, चंद्र और पवार शासक सही मायने में इनके सामंत रहे, ठीक है। किंतु कत्यूरी शासकों का अलौकिक प्रिय होना चंदों के लिए सकारात्मक मार्ग प्रशस्त हुआ। वैसे जो कत्यूरी राजाओं के जो सामंत थे वो थे चंद, लेकिन इनका इस तरह का व्यवहार जो था वो उनके लिए। तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश हमने यहीं समाप्त कर दिया। दोस्तों कई विद्वानों का मानना ये है कि कत्यूरी राजवंश और आपका कार्तिकेयपुर राजवंश एक ही है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों का मानना ये है कि कत्यूरी राजवंश अलग है और कार्तिकेयपुर राजवंश अलग है। हमने भी कई किताबों का अध्ययन किया है, लेकिन कहीं पर भी प्रमाण नहीं है, लिखित में कोई ऐसा मतलब अभिलेख या प्रमाण या दस्तावेज नहीं मिला है जिससे कि ये साबित हो जाए कि कत्यूरी राजवंश और आपका कार्तिकेयपुर राजवंश एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो जब प्रमाण नहीं है तो फिर इस तरह से
एक साथ में अध्ययन करना भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने जो भी कत्यूरी वंश की जो भी जानकारी दी है वो चौथी शाखा के रूप में दी है। ठीक है दोस्तों, कत्यूरी वंश की जो भी कार्तिकेयपुर वंश की जो भी जानकारी हम प्राप्त कर रहे थे वो 3 शाखाओं में कर रहे थे। हमने यशवंत एक वो हैं क्या बोलते हैं इतिहासकार, उनके अनुसार हमने चौथी शाखा कत्यूरी वंश को माना और उनके अनुसार हमने कत्यूरी राजवंश का जो है अध्ययन किया है। तो दोस्तों, यदि आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो, टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका क्लियर जवाब दूंगी। और अगर आपको टॉपिक दोबारा समझना है तो मैं दोबारा भी आपको समझाऊंगी। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उस चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं अगर कोई भी वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।